हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है एटम के स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ये मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कमियों को दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमी क्या थी। उस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं। रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलरली घूमता है, रिवॉल्व करता है। अब जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। कारण डायरेक्शन में चेंज है। कारण क्या है? डायरेक्शन में लगातार चेंज होता है पार्टिकल के। इस वजह से उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। और जब वेलोसिटी लगातार चेंज होती है तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन बन जाता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आप देखें तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका वेलोसिटी जो है लगातार वेरी करेगा। और वेलोसिटी वेरी करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन होगा। मैक्सवेल की एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल अपने इस थियरी में बताते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है एनर्जी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो लगातार एनर्जी लूज करता है। और जब एनर्जी लूज करेगा तो उसका जो पाथ है वो श्रिंक करता जाएगा। जो सर्कुलर पाथ है वो क्या होगा? श्रिंक करता जाएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसका पाथ लगातार श्रिंक हो रहा है। और श्रिंक होते होते एक समय के बाद ये कहाँ आके गिर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक समय के बाद न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा जिससे कि एटम खत्म हो जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इस तरीके से एटम की स्टेबिलिटी जो है रदरफोर्ड जो है नहीं बता पाए, क्योंकि अगर एटम खत्म होगा तो यूनिवर्स का हर एक चीज खत्म हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब जो है रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बोहर ने कुछ पास्टुलेट्स दिए जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। उनके पास्टुलेट में पहला जो पास्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कोई दिक्कत नहीं है, पहला जो रदरफोर्ड का था वही इनका भी था। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा पास्टुलेट है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पास्टुलेट है बोहर का कि न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट चूंकि इमेजिनरी पाथ होता है, ऐसा वास्तव में देखा तो नहीं जाता है, पर ये हम लोग समझने के लिए बनाते हैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं कर सकता, सभी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। ये किसने बताया? बोहर ने। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और वो स्पेशल ऑर्बिट हम डिसाइड कैसे करेंगे? हम उस ऑर्बिट को लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल हो। h/2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। h है यहाँ प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई से आप वाकिफ है। अब जो ये जो है एक तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए बोहर ने क्या किया? ऑर्बिट फिक्स कर दिया कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। जैसे अगर सपोज कि इस वाले पहले वाले जो ऑर्बिट है इसका एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई और
ये वाला जो ऑर्बिट है इसके लिए है 2h/2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा, इसमें रिवॉल्व करेगा, इस वाले ऑर्बिट में कतई रिवॉल्व नहीं करेगा, इसमें घूमने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये जो n की वैल्यू आप देख रहे हैं, तो ये जो सॉरी ये जो मतलब फिक्स हो गया ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट या इसको अलाउड ऑर्बिट भी बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है इसको हम कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं। अब जहां यह जो ये n की वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस एटॉमिक मॉडल से मिलता है, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तीसरा जो पास्टुलेट है वो तीसरा पास्टुलेट है कि अगर इलेक्ट्रॉन इन अलाउड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वह एनर्जी लूज नहीं करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट नहीं करेगा। इट मीन्स वो जब एनर्जी लूज नहीं करेगा तो वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, वो न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होगा। तो ये पोस्टुलेट्स है। आते हैं देखते हैं इसके पोस्टुलेट बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। पूरा नाम इनका था नील्स बोर। 1913 में ये मॉडल डेवलप किया। और सबसे खास बात कि ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। हाइड्रोजन समझ में आता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला एटम है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे आप अगर हीलियम की बात करें कि हीलियम है, तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालें तो एक इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद से हीलियम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएगा। लिथियम है। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसको भी हम हाइड्रोजन लाइक एटम बोल सकते हैं। ऐसे एटम्स के लिए जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल सही है। पास्टुलेट्स क्या है, तो पहला पास्टुलेट्स है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच जो है एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। सेकेंड है कि आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स around the nucleus, electron revolves in those orbits for which angular momentum of electron is multiple integral of h upon 2 pi। उस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो h upon 2 pi के मल्टीपल इंटीग्रल होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, L इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जैसे अगर ये ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है और रेडियस है ये आर है, ये अगर ये वेलोसिटी वेलोसिटी हमसे टेंजेंशियल ही निकलता है, तो वेलोसिटी है तो इधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मोमेंटम इक्वल टू होता है एम भी। ठीक है, तो ये आर, तो आर और पी वेक्टर, आर वेक्टर और पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर पी साइन थीटा। अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखें तो आर और पी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आर पी साइन 90 की वैल्यू 1। तो एल इज इक्वल टू आर पी, या फिर एल इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितना होता है, एम भी और ये आर। तो इसी एक्सप्रेशन को एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई को हम लिख सकते हैं एम भी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, h है प्लैंक कांस्टेंट, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन। थर्ड postulate है इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हाइल मूविंग इन अलाउड ऑर्बिट इन स्पीड ऑफ इट्स एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेटेड मोशन होने के बावजूद भी जब इलेक्ट्रॉन अलाउड ऑर्बिट में या स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट
नहीं करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जो चौथा पॉस्टुलेट है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बाहर निकालता है। जैसा कि आप यहाँ देखिए कि अगर ये मान लो इनिशियल एनर्जी स्टेट है और ये फाइनल है, अगर ऐसे फाइनल मान लें, ठीक है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना है, ठीक है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। अब जरूरी बात यह है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इनिशियल से फाइनल तक लेके जाने में, वो इन फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और ऐसा मान लीजिए कितना है ये, एच एफ। क्योंकि लाइट एनर्जी हम यूज करते हैं, तो लाइट की जो एनर्जी होती है, लाइट को हम पार्टिकल यहाँ एज्यूम करते हैं, और लाइट का जो पार्टिकल होता है वो फोटान होता है, और फोटान की एनर्जी होती है एच एफ, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इतनी एनर्जी जब आप देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, और ये जो है अपना स्टेट, अपना लेवल छोड़ के गया है यहाँ पे, फिर वो वापस अपने ऑर्बिट में, अपने स्टेट में आएगा। यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकता है। उसके बाद से ये वापस लौट के आता है, तो जितनी एनर्जी लेके गया होता है उतनी एनर्जी को ये बाहर निकालता है, उतनी एनर्जी क्या करता है, बाहर। और जितनी एनर्जी लेके गया, कितनी एनर्जी लिया है, एच एफ, तो बाहर कितना निकालेगा, एच एफ। ठीक है, यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच, ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की। अब हम बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्म जो है। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो आप एक फिगर यहाँ देख रहे हैं कि मान लो कि ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसको मान लो ये nth ऑर्बिट है। कैसा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट। तो रेडियस हो जाएगा क्या, आर एन, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी वी एन। ठीक है, तो अब हम जो है इसी को इससे जो है हम रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, फिर वेलोसिटी की फॉर्मूला, जो भी वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको हम डिराइव करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उसी पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब वो स्टेबली, या फिर आप कह सकते हैं कि वो स्टेबल है, रिवॉल्व कर रहा है, वो ना ऑर्बिट से बाहर जा रहा है, ना ही न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। तो पहले तो इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक कूलॉम फोर्स लग रहा है। तो कूलॉम फोर्स कितना लग रहा है, कूलॉम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज, कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2/R²। तो Q1 यहाँ पे के Q1 Q2/R², के की वैल्यू होती है 1/4πε0। Q1 कितना है, न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड ई, प्रोटॉन का चार्ज होता है क्या, ई, और जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, और डिस्टेंस क्या है, आर एन, इसका स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। अब जो अ, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है किससे, कूलॉम फोर्स से। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स या कूलॉम फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कूलॉम फोर्स है 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू mv n² अपॉन आर एन। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, चूंकि nth ऑर्बिट के लिए है, तो mv n² अपॉन आर एन। यहाँ से एक आर एन से एक आर एन कैंसल हो जाएगा,
तो ये बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² यहाँ बचेगा MVN², इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे VN क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट इन nth ऑर्बिट, और RN क्या है, यहाँ पे आप ये जरूर लिख लीजिएगा, VN क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और RN रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट। अब बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन, अभी हमने पढ़ा है जो सेकेंड पास्टुलेट था, मतलब बोहर का क्वांटाइजेशन वाला, बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या आया था, क्वांटाइजेशन कंडीशन आया था L इज इक्वल टू NH/2 पाई। L की वैल्यू हम रख सकते हैं MVNRN NH/2 पाई, है ना। nth ऑर्बिट है तो MVR तो चूंकि पता है हमें, अभी हमने पीछे चर्चा भी किया है, तो M सॉरी MVNRN इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये आप सेकेंड इक्वेशन इसको बना सकते हैं, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट। यहाँ से आप VN की वैल्यू निकाल सकते हैं, VN इज इक्वल टू NH/2 पाई M, ये हो जाएगा RN, M इंटू RN। यहाँ से ये इक्वेशन थर्ड। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ VN इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/RN इज इक्वल टू M, और VN की वैल्यू NH/2 पाई M RN और इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/RN M इंटू N²H², ये हो जाएगा 4 पाई² M RN²। अब आप यहाँ से देखें तो एक ये जो M है, सॉरी यहाँ M² हो जाएगा, यहाँ M² हो जाएगा, एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 4, एक पाई से एक पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और एक RN से ये RN कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा ZE²/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इधर कितना बच रहा है NH²H²/पाई M RN, और हमें यहाँ से निकालना है RN, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ZE² इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RN इज इक्वल टू N²H²/एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये हो जाएगा पाई M ZE²। अब यहाँ से अब अगर हम देखें तो RN इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H² पाई M ZE² इंटू N²। अब हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आप अगर पुट करते हैं तो ये मिलेगा आपको RN इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H² पाई M, Z की जगह पे 1 रखेंगे तो पाई M E² इंटू N²। अगर आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H भी प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारा वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कांस्टेंट ही है सारा वैल्यू। तो आप देखें यहाँ पे तो RN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N² के, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ये वाला। और यहाँ से, यहाँ आप वैल्यू अगर पुट पुट करते हैं, सिंस एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आता है वो ऑलमोस्ट लग आता है 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। 10 टू द पावर -10 मीटर इक्वल टू होता है एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर आप लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम और इनटू एन स्क्वायर। अब ये हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस मिला हमें। अगर हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का अगर रेडियस आप देखें, फॉर फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम R1। ऐसे ही अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए फॉर n इज इक्वल टू 2, तो R2 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 0.53 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई करें अगर, तो 4 थ्री जा 12, 1, और 4 5 जा 20, 121। ये आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम, ये सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। ऐसे ही आप थर्ड का फोर्थ का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके ऑर्बिट्स हैं। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। वो इसी कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो है अभी पीछे हम लोग जो है आर एन रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला था। उस रेडियस का फॉर्मूला जो है इक्वेशन थर्ड में अगर रखें, यहाँ पे आर एन है और यहाँ पे हम आर एन की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे। इसमें इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 से आर एन की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिले जाएगा, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एन फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3, अगर हम पुट करते हैं तो मिलेगा हमें वी एन इज इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं इक्वेशन, कितना है वी एन, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर एन। तो आर एन की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में आर एन की वैल्यू आप देखें तो वो है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन जेड, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट करें यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू रखने के बाद से सॉल्व अगर करें तो ये देखो, ये एम से एम कट जाएगा, एक पाई से ये पाई कट जाएगा, बाकी सारी चीजें ऊपर जाएंगी। तो ये हो जाएगा वी एन इज इक्वल टू एन एच जेड ई स्क्वायर अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि एक एन से एन भी कटेगा, एक एच भी कट जाएगा। तो वी एन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एच इंटू 1/n, एन बचेगा एक। आप यहाँ देखिए तो वी एन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट के। इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू जितनी छोटी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जैसे पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा रहनी है, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और कम। मतलब एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। अब इसमें ये पाया गया कि अगर हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं
अगर हम पहले ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड होता है वो होता है